और चलिए उत्तराखंड की तमाम खबरें विस्तार से आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। देहरादून में 2 दिन पहले हुई बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं, लेकिन पुलिस ने अपनी जांच अब जमीन के विवाद की तरफ बढ़ा दी है। पुलिस का यह मानना है कि महिला की हत्या की वजह प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है, लिहाजा इस एंगल से भी जांच की जा रही है। यहां घर पर अकेले रहने वाली बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई थी, जबकि कुछ दिन पहले इसी घर में चोरी भी हुई थी। देहरादून में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें अकेले रहने वाले और बुजुर्ग लोगों को प्रॉपर्टी के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है। बीती रात भी एक बुजुर्ग दंपत्ति को संपत्ति के विवाद में बंधक बनाकर पीटा गया था। अब पुलिस का कहना है कि जल्द ही स्पेशल टीम गठित करके इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। शासन स्तर पर जो है एक आपका लैंड फ्रॉड कमेटी बनाई गई है, तो एक बृहद स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से यहाँ लैंड फ्रॉड से संबंधित, लैंड डिस्प्यूट से संबंधित बहुत सारे मामले हैं। जो भी मामले पर मेरे दिन में मेरे पास आते हैं तो उसमें 80-85% जो है केस इसी से संबंधित होता है और नए नए किस्म से लोग जो है यहाँ पर आपका लैंड फ्रॉड कर रहे हैं। और इस मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया है और मामले में धामी ने कहा है कि देहरादून में महिला की हत्या की घटना बेहद दुखद है। वहीं पुलिस को आदेश देते हुए कहा कि 1 हफ्ते के भीतर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो जिम्मेदारी तय होगी, ये भी कहा गया। जिस प्रकार से हमारी बुजुर्ग मातृशक्ति को जिस प्रकार से हत्या की गई है, मैं पुलिस के विभाग के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि 1 हफ्ते के अंदर इसका खुलासा होना चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर उसका पता होना चाहिए। अन्यथा निश्चित रूप से जो लोग भी वो जिम्मेदार होंगे, उनकी जिम्मेदारियों को हम तय करने का काम भी करेंगे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और अब बीजेपी के विधायक किशोर उपाध्याय ने हरीश रावत पर बड़ा बयान दिया है। किशोर उपाध्याय का कहना है कि हरीश रावत उत्तराखंड विरोधी रहे, अगर मैं ना होता तो हरीश रावत कहीं नहीं होते। किशोर उपाध्याय ने कहा कि मैंने उन्हें अध्यक्ष बनाया, तब उत्तराखंड में उन्हें स्वीकार्यता मिली, फिर मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री बने। वहीं किशोर उपाध्याय की बात पर हरीश रावत ने भी जवाब दिया। हरीश रावत ने कहा कि जिन कंधों ने मेरा साथ दिया उनके भी कंधे मजबूत हुए, उनका भी कद बढ़ा। पर किशोर उपाध्याय कांग्रेस में पहली और दूसरी लाइन में बैठते थे, अब बीजेपी में बिल्कुल आखिर में हैं, इसलिए इनके मन में दर्द उठता होगा, ये भी कहा गया। शायद किशोर उपाध्याय नहीं होता तो हरीश रावत नहीं होते। मैं अगर 2000 में उनको रात के रात जो है चेंज करके जो है निर्णय, अरुण से पूछ लेना, उन्होंने खुद कहा, इंदिरा हृदय जी को कहा कि आप तो बन गई थी, किशोर उपाध्याय रात के रात अगर निर्णय चेंज नहीं करता तो मैं अध्यक्ष नहीं बनता। अध्यक्ष बने तो उनको स्वीकार्यता मिली, नहीं तो राज्य के विरोध में थे और उस स्वीकार्यता से वो जो है वो मुख्यमंत्री भी हो गए, केंद्र में मंत्री भी हो गए। विधानसभा क्षेत्र में डेवलपमेंट के जो भी काम चल रहे हैं, डीएम महीने में 2 बार उसकी समीक्षा जरूर करें, ये निर्देश दिया सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। अल्मोड़ा लोकसभा सीट से आने वाले विधायकों की बैठक में ये निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिलों के जो प्रपोजल शासन में भेजे जाते हैं उनका अपडेट भी डीएम लगातार लेते रहे, ये भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए और कहा कि विधायकों और ऑफिसर्स के बीच लगातार कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और जिले लेवल की समस्याएं जिले स्तर पर ही सुलझाई जानी चाहिए। इस दौरान सोमेश्वर, सल्ट, गंगोलीहाट, डीडीहाट, रानीखेत, बागेश्वर, कपकोट के विधायक और अल्मोड़ा के सांसद भी मौजूद रहे, जबकि चंपावत सीट से खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधायक हैं। इस दौरान सीएम की तरफ से तमाम घोषणाएं भी की गई। विधानसभा क्षेत्र में चल रही योजनाओं पर सीएम ने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो जो कार्यवाही की हो रही है, या जिन पर उनको लगता है कि त्वरितता होनी चाहिए, या जिन पे जो शासनादेश होना चाहिए, या जिसमें कोई खराब क्वालिटी का काम हो रहा है, वो सारी बातें जो है उस फोरम पर रखी गई है, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उचित निर्देश भी दिए हैं और क्वालिटी से भी और समयबद्धता दोनों चीजों को जो है जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि वो समय पर हो जाए। प्रभारी जिलों में महीने में 1 दिन रात बिताकर चौपाल लगाने के निर्देश दिए गए हैं। अब ये सिर्फ औपचारिकता भर नहीं होंगे, अब मंत्री तो मंत्री, प्रभारी सचिवों को भी गांव में जाकर रात बितानी होगी और इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग भी की जाएगी। सालों से ठंडे बस्ते में पड़े कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को स्पेशली इसी के लिए फिर से एक्टिव कर दिया गया है।
लोकसभा चुनाव और उससे पहले इस साल के अंत में निकाय चुनाव होने हैं, लिहाजा उससे पहले फेस मेकिंग और पब्लिक सेंटीमेंट को टटोलने के लिए प्रभारी मंत्रियों और प्रभारी सचिवों को जिलों में जाकर किसी एक गांव में चौपाल लगाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इस पर न मंत्री और न ही ब्यूरोक्रेट्स ने प्रॉपर अमल किया। लिहाजा कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को एक्टिव कर बीच का रास्ता निकाला गया। अब मंत्री से लेकर ब्यूरोक्रेट्स तक हिला हिलवाई नहीं कर पाएंगे। दौरे पर तो जाना ही होगा, साथ ही उसकी प्रॉपर रिपोर्ट भी विभाग को सौंपनी होगी। विभाग के मुताबिक अभी तक 2 मंत्रियों को छोड़कर सभी मंत्री एक बार की चौपाल तो लगा चुके हैं, लेकिन सतपाल महाराज को छोड़कर किसी ने भी अपनी रिपोर्ट शासन को नहीं दी, जबकि 13 प्रभारी सचिवों में से 6 सचिवों ने ही गांव में जाकर रात बिताई। हमारे माननीय मंत्रीगण हैं और सचिव गण हैं, वो सभी लोगों ने प्रारंभ कर दिया है जाना, और जो जिला उन्हें आवंटित है उस जिले के प्रत्येक माह में किसी एक ब्लॉक में, किसी एक गांव में जाकर के रात्रि प्रवास करेंगे, जनसंवाद करेंगे। मंत्रियों को इतने में ही राहत मिलने वाली नहीं है। पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते बीजेपी संगठन भी मंत्रियों के अलग से दौरे तय कर रहा है। आने वाले दिनों में पार्टी मंत्रियों के प्रभारी जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में मंडल और ब्लॉक लेवल पर मंत्रियों के प्रोग्राम लाने जा रही है। हमारे मंत्री भी हमारा कार्यकर्ता है। संगठन के सारे कार्यक्रमों में मंत्रियों की सहभागिता बने, इस दृष्टि से अपने कार्यक्रम करते हैं। अब मन की बात का कार्यक्रम है तो हमने सभी विधायकों को, अपने सांसदों को, मंत्रियों को उस कार्यक्रम में लगाया है। अभी हमारा राष्ट्रपति अभिभाषण का कार्यक्रम हर शक्ति केंद्र में लोग करेंगे। हम प्रत्येक सांसद मंत्री को उसमें कार्यक्रम तय करेंगे। कुमाऊं और गढ़वाल में 2-2 अफसर तैनात कर दिए गए हैं, जो जमीन पर सरकार की विकास योजनाओं की पड़ताल करने में भी जुटे हैं। विभाग ने अभी तक 6 जिलों में 62 ग्राम पंचायतों में जाकर लोगों से बातचीत की है, जिसका पूरा फीडबैक सीधे मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग ने 2 मदर मिल्क बैंक स्थापित करने जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग और प्रदेश की महिलाएं इन मिल्क बैंकों में अनाथ बच्चों के लिए मिल्क डोनेट कर पाएंगी। इससे अनाथ बच्चों को मां का दूध मिल पाएगा। मदर मिल्क बैंक स्थापित होने से उत्तराखंड में शिशु मृत्यु दर भी कम हो सकेगी। आपको बता दें कि जन्म के दौरान ही बच्चा अपनी मां को खो देता है। ऐसे में अनाथ बच्चे को मां का दूध नहीं मिल पाने से उसको जान तक गंवानी पड़ जाती है। ट्रायल बेस पे 2 मदर मिल्क बैंक बना रहे हैं। कोई भी महिला जो है अपना दूध डोनेट कर सकती है, और जैसे ब्लड बैंक है वैसे मदर मिल्क बैंक बनेंगे, और कोई भी जो अनाथ बच्चा है हम उसको माँ का दूध दे सकते हैं फिर। और मुझे लगता है ये पहल पूरे हिंदुस्तान में। खुशकिस्मती है कि ये बच्ची ऊपर के दूध पे इतने कम वजन में पल पाई, पर आम तौर पे जब हम इतनी कम वजन के बच्चों को ऊपर का दूध देते हैं तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं। और अगर हमारे पास ह्यूमन मिल्क बैंकिंग और कॉर्नर्स यहाँ पर होंगे तो हम आगे भविष्य में भी बहुत सारे नवजात कम वजन के बच्चों के देखभाल में और उनके उपचार में हमें मदद मिलेगी। इधर होली के त्योहार के चलते मिलावटखोर भी काफी सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में राजधानी में कई जगहों से खाद्य सैंपल लिए जा रहे हैं, जिससे मिलावटखोरों पर प्रशासन शिकंजा कस सके। लेकिन इन सैंपल को रुद्रपुर लैब भेजा जाता है, जहां से रिपोर्ट आने में ही करीब 14 दिन का वक्त लग जाता है। ऐसे में प्रशासन की कार्रवाई फीकी पड़ जाती है, और प्रशासन की कड़ी कार्रवाई न होने के चलते ज्यादातर लोगों को मिलावटी सामान का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। वहीं गढ़वाल आयुक्त ने बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ाने के साथ ही सैंपल्स की रिपोर्ट जल्द तलब करने के आदेश जारी कर दिए। खाद्य सुरक्षा विभाग है और अन्य एजेंसीज हैं, सभी को सतर्क किया गया है कि वो गहनता से जांच करें, किसी प्रकार की खाद्य पदार्थों में मिलावट आदि की संभावना ना हो, और जो भी उपाय करने हैं इसको रोकने के वो किए जाएं, और सैंपल आदि लेने की व्यवस्था भी की जाए। 27 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुल रहे हैं, और इस बार बद्रीनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों को घंटों तक लाइन में खड़े होकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पर्यटन विभाग ने धाम में टोकन सिस्टम लागू कर दिया है, और इसके लिए माड़ा चौराहा, बीआरओ चौराहा और सरोवर के पास 3 काउंटर लगाए गए हैं। साथ ही गोविंद घाट और पांडुकेश्वर में भी तीर्थयात्रियों का रजिस्ट्रेशन और उन्हें दर्शनों का टोकन दिया जाएगा। 3 स्थान हैं
माणा पार्किंग में है और बियारो चौक है और सरोवर पोटिका के पास में, जो भी तीनों अप्रोच रूट है जहाँ से लोग जाते हैं मंदिर के लिए, उन पॉइंटों पे वो हमारे काउंटर रहेंगे, वहाँ पे हमारे लोग भी रहेंगे। इसके लिए कुछ अलग सा यात्रा के दौरान कुछ पीआरडी जवान को भी रखा जा रहा है, उनकी जो उनको सहायता करेंगे बताने में। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर करीब 300 मीटर में सफर करना जोखिम भरा बना हुआ है। इसके अलावा धरासू से सिलक्यारा तक कई जगहों पर सड़क पूरी तरीके से खस्ताहाल हो चुकी है और भूस्खलन का डर हमेशा ही बना रहता है। वहीं चारधाम यात्रा के दौरान यमुनोत्री धाम की यात्रा में यात्रियों को सड़क पर बने डेंजर जोन के चलते जानकी चट्टी तक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि प्रशासन दिक्कतें दूर करने का दावा कर रहा है। और धरासू बैंड तक का ये अभी भी डगमग है। यहाँ पे अभी भी खतरा बना हुआ है, कई एक्सीडेंट भी होते जा रहे हैं, अभी भी भूस्खलन होता जा रहा है और इससे आम लोगों को बड़ी तकलीफें, गाड़ी सभी वाहन चालकों को भी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें जो यात्रा को दृष्टि रखते हुए विभिन्न स्थानों पर स्लाइड पॉइंट हैं, क्रिटिकल पॉइंट हैं, उनको जो यात्रा के समय भी अवरुद्ध हो जाते हैं, मानसून के समय अवरुद्ध हो जाते हैं, उनमें तात्कालिक कार्य करने के लिए उनका ट्रीटमेंट, दीर्घकालिक ट्रीटमेंट करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित। आगे बढ़ते हैं। कई साल पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई उबड़ खाबड़ और जर्जर हो चुकी सड़कों से सफर करने को मजबूर उत्तराखंड के सैकड़ों गांवों के लिए एक अच्छी खबर है। उनकी सड़कों को अब जल्द ही दुरुस्त कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस साल पुरानी 104 सड़कों के मेंटेनेंस के लिए 857 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। इनमें सबसे ज्यादा 35 सड़कें पौड़ी जिले की हैं, चमोली की 18, टिहरी की 15, हरिद्वार की 11 और देहरादून की 5, अल्मोड़ा और बागेश्वर की 4 सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। सुनना चाहता हूँ हमने केंद्रीय मंत्री जी का और मोदी जी का, तो उन्होंने हमारी दिक्कत को समझते हुए ये पैसा रिलीज किया है और ये भी आश्वस्त किया है कि जितनी और है अभी हमारी और छुट्टी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया लेंथ जो है, उन्होंने कहा कि उसकी डीपीआर में 31 मार्च से पहले आप देंगे तो पैसा भी हमको मिलेगा और उन सड़कों भी काम मिलेगा। सरकारी विभागों में क्रेडिट की होड़ कैसे काम खराब करती है, इसका एक उदाहरण अब हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय सीएम की घोषणा और कैबिनेट मंजूरी के बाद भी यहां पर काम आगे बढ़ नहीं पाया है और आज भी ड्राफ्ट ही बन रहा है, जमीन खोजी जा रही है। और उत्तराखंड के खिलाड़ी दूसरे राज्यों में अपने करियर के लिए जमीन खोज रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड के खिलाड़ी दूसरे राज्यों में पसीना बहा रहे हैं, पर उत्तराखंड में कोई सुध लेने वाला नहीं है। खेल विभाग और उच्च शिक्षा विभाग मिलकर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, पर आज तक ड्राफ्ट फाइनल नहीं हो पाया। खेल विभाग को यूनिवर्सिटी की एबीसीडी पता नहीं और जिस उच्च शिक्षा विभाग के अंडर कई यूनिवर्सिटी चलती हैं, उसके एक्सपर्ट भी अब तक फाइनल ड्राफ्ट तैयार नहीं कर पा रहे। मुख्यमंत्री की घोषणा हो चुकी है, विभाग के सचिव जमीन के लिए लेटर लिख चुके हैं, लेकिन कुछ होता दिख नहीं रहा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ड्राफ्ट में देरी की वजह विभागों की होड़ है। खेल विभाग की मंत्री रेखा आर्य हैं तो उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री धन सिंह रावत। सवाल पूछने पर खेल मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि जमीन खोजी जा रही है, वहीं मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं है। कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए चाहे वो 200 एकड़ हो, 300 एकड़ की भूमि जो है किसी भी जनपद में हमको प्राप्त होती हो, तो उस प्राप्ति के आधार पर आगे हम प्रस्ताव को बढ़ाएंगे। वर्तमान में अभी उतने जितनी हमारे को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने के लिए भूमि की आवश्यकता है, उतनी उपलब्धता नहीं हो पा रही है। उपलब्धता के देखिए, अभी मेरी जानकारी में नहीं है कि वो खेल विभाग रखेगा या उच्च शिक्षा विभाग रखेगा, और मुख्यमंत्री जिस भी विभाग को कहेंगे वही विभाग रख सकते हैं। पिछले एक साल में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं, कैबिनेट मोहर लगा चुकी है, पर काम तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक यूनिवर्सिटी का एक्ट नहीं बनेगा, विधानसभा से पास नहीं होगा, तब तक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात बेमानी ही है। फिर चाहे घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ही क्यों न की हो। खिलाड़ी उत्तराखंड के बजाय दूसरे राज्यों से खेलने और सीखने के मौके खोजते रहेंगे। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के समापन समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे हैं और देश को दिशा देने का काम कर रही हैं।
वहीं सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में अकेले जीवन यापन कर रही महिलाओं के लिए एकल महिला स्वरोजगार योजना चलाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगल महिला के लिए परिवार की देखरेख का काम बड़ी चुनौती है, इसलिए ऐसी महिलाओं को रोजगार देने के लिए स्कीम लाई जाएगी। उनका स्वागत करें और अपर सचिव सर, एकल स्वरोजगार योजना तरीके से पूरी योजना होगी सर। एकल स्वरोजगार योजना चूंकि हमारी जो महिलाएं जिनके ऊपर विपदाएं आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, वो अकेले पर रहने के लिए जिनका मैं कहूँ कि उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, तो उसमें सहयोग करने के लिए उनको और सशक्त बनाने के लिए हमने इस योजना को प्रारंभ किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप योजना का प्रारूप तैयार कर कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा और वित्त विभाग और अन्य परामर्शी विभागों के सुझावों के उपरांत तत्पश्चात इसको लागू किया जाएगा। धन्यवाद। इस साल बारिश नहीं होने से पूरे राज्य में वन विभाग के हाथ पांव फूले हुए हैं। लगातार बढ़ रहे पारे के बीच कुमाऊं का नॉर्थ जोन सबसे ज्यादा संकट में है। 4 जिलों के इस जोन में फरवरी से ही फॉरेस्ट फायर की घटनाएं बढ़ने लगी। कुमाऊं के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जिलों का नॉर्थ डिवीजन वन संपदा से भरपूर है। वहीं इस डिवीजन में आग की घटनाएं इस बार फरवरी से ही होने लगी हैं। आग पर काबू पाने के लिए 9 मास्टर कंट्रोल रूम, 246 क्रू सेंटर और 18 वॉच टावर बनाए गए हैं, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी विभाग को भारी पड़ रही है। डिवीजन में सबसे अधिक कमी उन कर्मचारियों की है जो फील्ड में उतरकर आग पर काबू पाते हैं। थोड़े से वन कर्मचारियों की स्थिति हमारे यहाँ पर चिंताजनक बन जाती है, स्पेशली जो फ्रंटलाइन स्टाफ है। जो फ्रंटलाइन में जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, उनके कुल जो हमारे पास में स्वीकृत पद हैं 473 हैं। 473 के सापेक्ष में 318 मात्र अभी कार्यरत हैं। हालात ये है कि वन क्षेत्राधिकारी के यहाँ 7 पद और डिप्टी वन क्षेत्राधिकारी के 18 पद खाली हैं। लेकिन सबसे बुरा हाल वन दरोगा और फॉरेस्ट गार्ड का है। इस डिवीजन में वन दरोगा के 347 पद हैं, लेकिन 181 पद खाली पड़े हैं, जबकि फॉरेस्ट गार्ड के भी 155 पद खाली हैं। यही नहीं, डिवीजन में आग पर काबू पाने के लिए जरूरी साधनों की भी भारी कमी है। पहाड़ों में फॉरेस्ट फायर की सबसे अधिक घटनाएं मई और जून के बीच होती हैं, लिहाजा आने वाले दिनों में जंगलों की आग और अधिक धधक सकती है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।